चलिए, सभी लोगों का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आइए हम आज का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो हमारे एग्जाम के लिए खूब बेहतर है, महत्वपूर्ण है ना, ये पढ़ना है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आप लिखिए, अपने मैगजीन बना लिए, हर दिन डेली, है ना, डेली बेसिस पर आप पढ़िए और डेली जो है इस चीज को लिखकर आप याद करिए। इसमें स्टैटिक जीके बताए जाएंगे, सभी प्रकार के बातों को और इस पर चर्चा किया जाएगा। तो चलिए आज का पहला करंट अफेयर्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उन्होंने उद्घाटन कर लिया है और वहां पे उन्होंने जो है सहमति भी कर ली है। तो यह हुआ है गांधीनगर, गांधीनगर में हुआ है नरेंद्र मोदी के द्वारा, है ना, देश के प्रधानमंत्री हमारे। और डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन भी उन्होंने कर दिया है और यह है गुजरात में। याद रखेंगे, गुजरात में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए, ये जो कब से कब तक आप, ये डिजिटल इंडिया वीक जो मनाया गया था, भारत सप्ताह भी कहा जाता है, डिजिटल भारत सप्ताह भी कह सकते हैं। यह मनाया गया है 4 से 6 जुलाई 2022 तक यह मनाया गया है ना। इसका विषय क्या रहा है ना, इसका विषय रखा गया है। विषय इसका क्या है, आप इसका विषय जरूर याद रखेंगे। नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा, नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा, प्रौद्योगिकी प्रेरणा, ये इसका विषय है। आप लोग इसको याद रखिएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में। नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा इस वीक का जो है ना थीम था, जिसके तहत मनाया गया, गुजरात के गांधीनगर में मनाया गया है, यह बात याद रखेंगे। और इसके तहत डिजिटल इंडिया भविष्यवाणी कार्यक्रम किया गया। इंडिया स्टेक ग्लोबल, माई स्कीम, मेरी पहचान, नेशनल सिंगल साइन ऑन, डिजिटल इंडिया भाषणी, जेनेसिस जैसे प्रोग्राम इसमें उद्घाटित किए गए। तो पूरे इसके तहत ये प्रोग्राम किया गया गुजरात गांधीनगर में, है ना, इसकी राजधानी है गांधीनगर। तो ये बातें आप याद रखेंगे। नरेंद्र मोदी के द्वारा डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। यहाँ के गिर नेशनल पार्क जो एशियाई शेरों का घर कहा जाता है, याद रखिएगा। ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क जो है ना, बेलबदर नेशनल पार्क जो है यहां पर, याद रखेंगे गुजरात। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा, हाल ही में किसने हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज अवार्ड, हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज, है ना, रिपोर्ट 2022 जारी की है? जिसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। वर्ल्ड हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 जारी की है। इसमें बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में और दुनिया में क्या हुआ और किस तरीके के शहरीकरण में क्या बढ़ावा मिला है या वो लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसका शीर्षक था हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022, ये शीर्षक था। इसी शीर्षक से यूएन ने यह सीट जारी की है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अब इसमें क्या बताया गया है कि 2035 तक भारत में, 2035 तक भारत में 675 मिलियन, है ना, शहरी आबादी हो जाएगी। शहरी आबादी हो जाएगी, यह बात याद रखना है, हो जाएगी। और विश्व लेवल पर 2050 तक, आप ये भी याद रखेंगे, 2050 तक विश्व की शहरी आबादी, विश्व की शहरी आबादी 2.2 बिलियन होगी। तो ये दोनों बातें ही ध्यान रखेंगे भारत और विश्व के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। 2035 तक जो भारत की जो शहरी आबादी होगी 275 मिलियन। ये कहा गया है कि कोविड-19 के बाद शहरीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ी है ना। तो हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 में, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेड ऑफिस जो है वो है न्यूयॉर्क में, है ना। 193 सदस्य देश हैं, ये बात याद रखेंगे। भारत इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में 2 सालों के लिए 2021-2022 के लिए चुना गया है। तो ये बात याद रखेंगे। वर्ल्ड सिटीज हैबिटेट
वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला प्रश्न, आरपीएफ ने किस ऑपरेशन के तहत हाल ही में 7.40 करोड़ रुपए से भी अधिक रुपए का क्या किया है, नशीले पदार्थ बरामद किए हैं? तो आरपीएफएस, इसको बोलते हैं आरपीएफएस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, आरपीएफ का नया नाम है। इन्होंने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन नारकोस। क्या चलाया था? ऑपरेशन नारकोस चलाया था। इसके तहत ये रेलों में 1 महीने के लिए चलाया गया था, ट्रेनों में 1 माह के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके तहत ये ट्रेनों में इस तरीके का जो नशीले पदार्थों का जो आवाजाही होता है उसको रोकने के लिए, तो 1 महीने में लगभग 7.40 करोड़ रुपए का नशीले पदार्थ इन्होंने बरामद किया है ना, ये ऑपरेशन चलाकर, ऑपरेशन नारकोस। तो ध्यान रखिएगा किसने चलाया ये ऑपरेशन। इसके अलावा ध्यान रखिएगा ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन संकल्प कब चलाया गया था? अभी हाल ही में भारतीय सेना द्वारा, है ना, जो नेवी द्वारा, जो कि भारत सरकार समर्थित था, तो ईरान से भारतीय व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित ले आने के लिए जो फारस की खाड़ी के रास्ते आते हैं सो सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा क्यों चलाया गया था, है ना? ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए, यूक्रेन से सुरक्षित वापस लाने के लिए, है ना, यह ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा था उसके लिए। तो ये सब बातें याद रखिएगा, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन मार्कोस, ऑपरेशन गंगा, ये जो नजदीकी हैं इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ है? नाटो का शिखर सम्मेलन भी हुआ है। नाटो एक मिलिट्री अलायंस है, सैनिक गठबंधन वाला संगठन है। इसका अभी बैठक हुई थी मैड्रिड, जो स्पेन में, रियल मैड्रिड स्पेन की राजधानी भी है, जिसका उत्तर हो जाएगा ए, नाटो शिखर सम्मेलन। इसकी बैठक हुई थी। अब इसकी बैठक में बहुत सारी बातों पर चर्चा हुआ। अब ध्यान रखिए, नाटो के बारे में हम जानते हैं, NATO, इसका होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और इसकी स्थापना हुई थी, आप याद रखेंगे, यह स्थापना बहुत पूछा जाता है, 4 अप्रैल 1949 को, और इसका जो है मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम में, बेल्जियम, है ना। और इसके मुखिया जो हैं, हेड हैं जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, है ना। नाटो के किस प्रकार का सदस्य देश है? 30 सदस्य देश हैं, 30 सदस्य हैं, है ना, याद रखना है। और यह किस प्रकार का संगठन है? यह सैनिक गठबंधन है। यह एक प्रकार का, किस प्रकार का संगठन है? सैनिक गठबंधन वाला संगठन है, याद रखेंगे आप लोग। तो अगर नाटो की हम बात करें, नाटो के लिए, तो नाटो जो है, अगर नाटो के किसी भी देश पर, इस 30 में से किसी भी देश पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो नाटो के 30 देशों पर हमला माना जाता है, और नाटो के सभी सदस्य देश मिलकर उससे युद्ध करते हैं। तो एक प्रकार का मिलिट्री अलायंस है, और अमेरिका के द्वारा यह सदस्य बनाया गया, अमेरिका भी इसका सदस्य है। अभी तुर्की ने 2 देशों को इसमें शामिल करने के लिए सहमत हो गया, पहले विरोध में था, अब सहमत हो गया। तो अभी शामिल कौन कौन से होंगे? स्वीडन प्लस फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड को इसमें शामिल करने के लिए, इन 2 देशों को शामिल करने के लिए तुर्की सहमत हो गया है। कौन सहमत हो गया है? तुर्की सहमत हो गया है। ये बात भी याद रखेंगे, तुर्की सहमत हो गया है। अगर ये दोनों शामिल होते हैं तो इसकी सदस्य संख्या बढ़ के हो जाएगी 32। तो यह है नाटो शिखर सम्मेलन, मैड्रिड स्पेन में किया गया है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं,
हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? किसने जारी किया है? नाइट फ्रैंक जारी किया। क्या? एशिया प्रशांत क्षेत्रों में सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 को जारी किया गया है। ये क्या है, क्यों जारी किया गया है, इसमें मुख्य बातें क्या हैं? एशिया प्रशांत सूचकांक जो है जारी किया गया है, नाइट फ्रैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। 4 भारतीय शहरों को इसमें शामिल किया। देखो इसमें है क्या, इस इंडेक्स में अगर हम बात करें, है ना, तो यह एशिया प्रशांत शहरों में, है ना, सस्टेनेबिलिटी, वहां पर किस प्रकार के जो है ना जलवायु है, उनका जलवायु जोखिम क्या है, और वहां पर रहने लायक जगह किस प्रकार का है, इस आधार पर जो है ना इनकी रैंकिंग दी गई है ना। तो इसमें शीर्ष रैंक पे क्या है, इस इंडेक्स में शीर्ष देश, है ना, कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष देशों के नाम अगर पूछे जाएं तो सिंगापुर इसका सबसे उत्तर हो जाएगा। शीर्ष देश है सिंगापुर, सिंगापुर सबसे उत्तर है। इसके बाद सिडनी, ये सिंगापुर 1 नंबर, दूसरे नंबर पर हो गया सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में है। तीसरे नंबर पर हो जाएगा वेलिंगटन, तीसरे नंबर कौन होगा? वेलिंगटन, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, सॉरी यहां पे वेलिंगटन लिखना है, वेलिंगटन, है ना, वेलिंगटन। चौथे नंबर पर है पर्थ, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड में है, और पर्थ के बाद स्थान है मेलबोर्न, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। मेलबोर्न, मेलबर्न, मेलबर्न ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये हो जाएगा 5वें नंबर पर, है ना, ये हो जाएगा 5वें नंबर पर। पहले पर सिंगापुर हो गया, एक ये है, दूसरे पर सिडनी, तीसरे पर वेलिंगटन, चौथे पर पर्थ, और 5वें पर देखो 4 तो 3 तो इसमें किसके हैं? ऑस्ट्रेलिया के ही शहर हैं। तो याद रखेंगे शीर्ष देशों की ये रैंकिंग। अगर भारतीय शहरों की बात करें तो भारतीय शहरों में बेंगलुरु पहले स्थान पर है, लेकिन ओवरऑल बेंगलुरु भारतीय शहर, भारतीय शहर, भारतीय शहरों में 1 नंबर पे कौन सा है? बेंगलुरु है, पहला भारत में बेंगलुरु है, भारत में ये हो जाएगा बेंगलुरु। लेकिन ओवरऑल इसकी रैंकिंग है 14वां, दुनिया में ओवरऑल रैंकिंग क्या है? 14वां, लेकिन भारत में बेंगलुरु 1 नंबर पर है। ये याद रखेंगे, ओवरऑल रैंकिंग 14वां है, ये याद रखना है आप लोगों को। बेंगलुरु के बाद दिल्ली, जिसका नंबर 17वां है, दूसरा नंबर पर आ जाएगा दिल्ली। लेकिन दिल्ली की ओवरऑल रैंकिंग दुनिया में 17वें नंबर पर है, लेकिन भारत में दिल्ली दूसरे नंबर पर है ना, दिल्ली दूसरे नंबर पर। हैदराबाद को भारत में तीसरा और पूरे एशिया प्रशांत में 18वां रैंक दिया गया है। तीसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? तीसरे पाएगा हैदराबाद। ओवरऑल रैंकिंग इसका 18वां है, 18वें नंबर पर है हैदराबाद, ये आपको याद रखना है। मुंबई चौथे नंबर पर है और इसका स्थान 20वां है। अगर हम बात करें चौथे पर तो मुंबई आ जाएगा, और इसकी ओवरऑल रैंकिंग 20वां है ना, दुनिया में 20वां। तो टॉप 20 में 4 जो भारतीय शहर शामिल हैं, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, ये तो भारत में 1 2 3 4 है, लेकिन ओवरऑल 14वां, 17वां, 18वां और 20वें नंबर पर है। सिंगापुर टॉप पे है, ये बात आप ध्यान रखें, नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय क्रिकेट टेस्ट में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में एक ही ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड जो है बना दिया है? एक ही ओवर में किसने बनाया है सबसे ज्यादा रन? तो हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह अभी जो है भारत और इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैच हो रहा है, 5वें नंबर का टेस्ट है, ये 5वां टेस्ट है, और इस टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने स्टुअर्ट ब्राड के 1 ओवर में
29 रन बनाए, 29 रन। ये जसप्रीत बुमराह जो कि भारत के मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं, एक ही ओवर में 29 रन बनाए। तो टेस्ट क्रिकेट के एक ही ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह के पास आ गया। इसके पहले लारा है ना, ब्रायन लारा के पास था, जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। इन्होंने एक ही ओवर में 28 रन बनाया था, लेकिन अब यह रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह के पास हो गया। जसप्रीत बुमराह भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच में स्टुअर्ट ब्राड की गेंद पर 29 रन इन्होंने बनाया, और इसके साथ ही यह रिकॉर्ड इनके नाम आ गया। बर्मिंघम में यह मैच हो रहा था। भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह 29 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट के एक ही ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड। चलिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा, अब एक इनके नाम पर आ गया है। ब्रायन लारा का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा, जो एक ही ओवर में 28 रन इन्होंने बनाए थे। अब 29 रन जसप्रीत बुमराह ने बना दिया। अगला प्रश्न, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन करेगा? 36वां राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन करेगा? तो यह किया जाएगा अब गुजरात के द्वारा, और आज ही जो इसका कार्यक्रम तय हुआ है। 36वां राष्ट्रीय खेल पहले से घोषणा हो गया था कुछ दिन पहले। 36वां राष्ट्रीय खेल काफी दिनों से रुका हुआ था। 2015 के बाद 6-7 सालों से यह नहीं हो पा रहा था, तो अब गुजरात में होगा। याद रखेंगे आप लोग, 36वां नेशनल गेम इस साल सितंबर अक्टूबर में खेला जाएगा। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच, 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच, खेला जाएगा, है ना। यह याद रखना है, यह गेम जो है 36वां राष्ट्रीय खेल कई सालों बाद हो रहा है। 2015 के बाद नहीं हुआ था, कई कारणों से टलता रहा था। तब 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में होगा, और इसका कार्यक्रम तय कर दिया गया। गुजरात पहली बार इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। पहली बार गुजरात जो है इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। पिछली बार राष्ट्रीय खेल 2015 केरल में हुए थे। पिछली बार राष्ट्रीय खेल केरल में कब हुआ था? 2015 में हुआ था, तब से नहीं हुआ था। 2015 के बाद से नहीं हो पा रहा था। 35वां राष्ट्रीय खेल हुआ था केरल में, लेकिन अलग अलग कारणों से खेल 7 साल टलते आए हैं। तो अब ये होगा, है ना। अब कहा गया कि 7,000 से अधिक शीर्ष खिलाड़ी 34 इंडोर और आउटडोर खेलों में पदक के लिए जोर आजमाइश करेंगे, है ना। तो याद रखिएगा 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में। गुजरात के बारे में मैंने अभी बताया है, आप उसको पढ़िएगा। गुजरात। हाल ही में किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2022 जारी की है? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है ना। तो यह जारी किया है रिजर्व बैंक ने। उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक। आरबीआई के द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर पढ़ेंगे। आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है जारी कर दी है। यह इसका 25वां अंक है। कौन सा रिपोर्ट का अंक है ये? 25वां। यह इसका 25वां अंक है, ये याद रखेंगे। 25वां अंक है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का, जो आरबीआई ने जारी किया है। इसमें बताया गया है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार के रास्ते पर बनी हुई है। हालांकि मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है। इसके दबाव के कारण बाहरी स्लिप ओवर और भू राजनीतिक जोखिमों से सावधानी पूर्वक निपटने के लिए इसमें सुझाव दिया गया है ना। तो ये ध्यान का। अब रिजर्व बैंक के बारे में जानिए। 1934 के आरबीआई एक्ट के तहत 1 अप्रैल
1935 को स्थापित हुआ था, स्थापित हुआ था। ये याद रखेंगे, है ना। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बना था, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। आरबीआई, इसका हेड ऑफिस कहां है? मुंबई में है, मुंबई में। इसके पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे पहले गवर्नर? प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न, पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। स्वतंत्रता के समय इसके गवर्नर कौन थे? स्वतंत्रता के समय सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख, देशमुख थे। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास है। याद रखिएगा, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में ये बातें आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने पीएम जय के तहत काम करने वाले कितने डॉक्टर्स को सम्मानित किया है? पीएम जय, पीएम जय का क्या मतलब है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसमें 1000, है ना, पीएम जय के तहत काम करने वाले डॉक्टर्स, 1000 डॉक्टर्स को सम्मानित किया है। किसने? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत काम करने वाले 1000 डॉक्टरों को सम्मानित किया है ना, जिन्होंने कोविड के क्षेत्रों में, कोविड के समय में मुश्किल परिस्थितियों में काम किया है। अब याद रखिए, पीएम जय योजना की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई? तो पीएम जय योजना की शुरुआत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई। शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची से, रांची झारखंड से, झारखंड से शुरू हुआ था। याद रखेंगे आप लोग, प्रधानमंत्री जन, और ये किसके तहत शुरू किया गया है? आयुष्मान भारत मिशन के तहत, आयुष्मान भारत मिशन के तहत, आयुष्मान भारत मिशन के तहत, है ना, आयुष्मान भारत मिशन के तहत शुरू किया गया है। कौन सा कार्यक्रम? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, है ना। इसके तहत क्या किया जाता है? ये एक हेल्थ बीमा पॉलिसी है, जिसमें प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। कितने का? प्रत्येक परिवार 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। इसके लिए एक आयुष्मान भारत कार्ड बनता है, जिसके तहत उनको 1 साल में 5 लाख तक की दवाएं और स्वास्थ्य सुविधाएं ले सकते हैं, है ना। ये याद रखना आप लोगों को। आयुष्मान भारत मिशन दुनिया का सबसे बड़ा योजना है। इसमें 10 लाख परिवारों, 10 लाख परिवारों के 10 लाख नहीं, 10 करोड़ है, 10 लाख नहीं बल्कि 10 करोड़, 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है, लोगों को कवर किया गया है ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम है प्रधानमंत्री। तो इसमें ये इसका उत्तर हो जाएगा 1000। हाल ही में डीआरडीओ ने भारत के पहले बिना पायलट के उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहां किया है? कहां किया इसका सफल परीक्षण? तो इसका सफल परीक्षण किया गया है ना, इसका सफल परीक्षण किया गया है कर्नाटक, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। कहां किया गया है? कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया गया है। बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बिना पायलट के लड़ाकू विमान का डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में, चित्रदुर्ग में सफलतापूर्वक परीक्षण, सफल परीक्षण। तो ये चित्रदुर्ग भी आप लोग याद रखेंगे। चित्रदुर्ग में, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसका परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ के बारे में जानिए।
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना जनवरी 1958 में हुआ। हेड ऑफिस जो है इसका नई दिल्ली में है ना। और इसके हेड जो है हाँ जी सतीश रेड्डी है ना, इसके प्रमुख हैं। और अब देखेंगे इसका मोटो क्या है, आदर्श वाक्य क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन ऑफ साइंस, बलस्य मूलम विज्ञानम, इसका क्या है, इसका मूल मंत्र है डीआरडीओ का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत के पहले बिना पायलट के उड़ने वाले लड़ाकू विमान का परीक्षण इसने किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर पढ़ के याद जरूर रखना, परीक्षा में अवश्य आएगा, ये बिल्कुल यही परीक्षा में आएगा। हाल ही में आयोजित उद्यमी भारत कार्यक्रम में रैंप योजना का शुभारंभ किसने किया है, रैंप योजना का, उद्यमी भारत कार्यक्रम में रैंप योजना का शुभारंभ किसने किया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रैंप योजना का शुभारंभ किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा है, उद्यमी भारत कार्यक्रम, आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। उद्यमी भारत कार्यक्रम में रैंप योजना का शुभारंभ किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, है ना। ये क्या है, ये है क्या चीज, तो नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम में कहां आयोजित किया गया था, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, ये याद रखेंगे इसका हुआ। और उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें रैंप योजना, जो इसके तहत बहुत सारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित, उद्योगों से संबंधित, इसमें जो है पूरा एक कार्यक्रम था, पूरे भारत को उद्यमी क्षेत्रों में जो बोलते हैं नवोन्मेष और नवाचार को साथ लेकर चलने के लिए, तो नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन और शुभारंभ किया नई दिल्ली विज्ञान भवन में। ये याद रखेंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। इसमें जो है क्यों किया गया है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई है। एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ावा देना और तेज करने के लिए योजना, पहली बार निर्यातकों की क्षमता निर्माण, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की भी जो भी इसमें शुरू की गई है। इसमें महत्वपूर्ण लोग कौन थे, नारायण राणे शामिल हुए, केंद्रीय मंत्री एमएसएमई मंत्रालय, है ना। इस तरीके से उद्यमी भारत कार्यक्रम इस तरीके से चलाया गया है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, एनटीपीसी ने रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, एनटीपीसी की, जो एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है, इसने राजस्थान के साथ, कौन सा हो जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी जो है लिमिटेड ने राजस्थान के साथ क्या किया है, एक समझौता किया है। एनटीपीसी 10,000 मेगावाट का अल्ट्रा रेनवी पार्क विकसित किया जाएगा। इनके बीच एनटीपीसी और राजस्थान सरकार ने मिलकर, है ना, एक इन्होंने 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के लिए समझौता। तो ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी और राजस्थान सरकार के बीच 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के लिए समझौता हुआ है। 10,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है यहां पर बनेगा। तो यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। एनटीपीसी के साथ एमओयू पर साइन कर लिया गया है ना। 50,000 करोड़ का इसमें निवेश लाया जाएगा। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इन दोनों पर हस्ताक्षर किए हैं। जयपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, आयोजन इसके लिए हुआ था जयपुर में। तो याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनटीपीसी महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी। भारत में 11 महारत्न कंपनियां हैं, 11 महारत्न कंपनियां हैं। अगर उनके नाम देखेंगे, सेल, भेल, गेल,
CIL, NTPC, ONGC, ये जी कंपनियां जो है 11 मिलकर ये जो है महारत्न कंपनियां हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसकी राजधानी क्या है? जयपुर है, और यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। ये बात याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण बात है। राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क, जिसको घना पक्षी बिहार कहते हैं, रणथंभौर, है ना, ये सब जो है यहां पर नेशनल पार्क है। सरिस्का, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस देश ने भारतीय विद्यार्थियों के लिए 75 छात्रवृत्तियों की घोषणा की है? 75वीं वर्षगांठ जो भारत की होगी, इस साल 75वीं वर्षगांठ मना रहा है भारत, तो यह 75 छात्रवृत्ति भारत के छात्रों के लिए जो शुरू किया है, यह ब्रिटेन ने शुरू किया है। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? ब्रिटेन। ब्रिटेन उसी ने जिसने भारत पर 200-250 सालों तक राज किया था, आज 75 छात्रवृत्ति भारतीयों के लिए क्या कर रहा है? जारी कर रहा है, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर। ब्रिटेन के बारे में जानिए। ब्रिटेन के बारे में अगर बात करें, इसकी राजधानी है लंदन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन है, और इसके प्रधानमंत्री ने अभी त्याग पत्र दे दिया। बोरिस जॉनसन थे, बोरिस जॉनसन ने अभी त्याग पत्र दे दिया है ब्रिटेन से। अब देखिए नए प्रधानमंत्री कौन होते हैं, पता चल जाएगा 1-2 दिन में, है ना। लंदन, बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया। एक और जो है ऐसे खबर आ रहा है कि जो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को गोली मारी गई है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे, नेशनल लेवल पर शिंजो अबे का बहुत ही धाक है। हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है? माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर्स अवार्ड 2022 मिला है, तो यह मिला है HCL टेक्नोलॉजी को। HCL टेक्नोलॉजी को क्या मिला है? माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में अगर जाने तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब और किसने की थी? अगर इस बात पे देखें, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना, है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 1975, 4 अप्रैल 1975, 4 अप्रैल को 1975 को हुआ था। किसने? बिल गेट्स और पॉल एलन। बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा स्थापित हुआ था। इसके सीईओ कौन है? सीईओ सत्या नडेला, भारतीय मूल के हैं, सत्या नडेला। और इसका जो हेड ऑफिस है ना, ये अमेरिका के ही है। इसका हेड ऑफिस कहां है? अमेरिका में ही है ना, अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए, है ना। तो याद रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, सत्या नडेला इसके चीफ कार्यकारी अधिकारी हैं। और HCL टेक्निकल माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना है माइक्रोसॉफ्ट ने HCL टेक को। बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस करने के लिए किस नए निकाय को मंजूरी दी गई है? अभी बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम बदल दिया जाएगा और इसको जाना जाएगा FSIB, इसका नया नाम होगा। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। बैंक बोर्ड ब्यूरो अब वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो होगा। इसका क्या हो जाएगा? वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो हो जाएगा इसका नाम ये कर दिया जाएगा, है ना। तो कुछ संशोधनों के साथ इसमें बदलाव किया गया है। और ये क्यों बना है? बना के वित्तीय सेवा के चयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के चयन के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया गया था। बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन इसी के लिए किया गया था।
तो चलिए इसको देखिए, ये किया गया था। एक बात और इसमें जानेंगे कि क्यों किया गया था। तो ये बीबीबी की स्थापना की गई थी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख प्रबंध निदेशकों, प्रमुखों के चयन के लिए, प्रमुखों के चयन एवं सुझाव के लिए इसी के लिए बनाया गया था, है ना। अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है FSIB, मतलब फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। अब इसका नाम कर दिया गया। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, ये इसी के लिए बनाया गया था। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे शानदार करंट अफेयर्स के साथ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।